दोस्तों, मैं एक बैंकर रहा हूँ, तो काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये पीपीएफ क्या है, कैसा है, कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा अगर इसमें इन्वेस्ट करूँ तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ। तो पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये रिस्क फ्री और टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो इस वीडियो में हम बेनिफिट्स और लिमिटेशंस दोनों के बारे में जानेंगे। साथ में हम सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। जो भी फीचर्स हैं पीपीएफ के, में से हो सकता है कि कुछ के बारे में आपको मालूम हो और कुछ के बारे में ना भी मालूम हो। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आपको पीपीएफ अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो फीचर्स के बारे में बात करने से पहले पीपीएफ के बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके 3 मेजर बेनिफिट्स हैं। पहला कि ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड होता है। दूसरा, ये एक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जितना भी आप इसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। यानी कि जब आप 15 साल बाद या फिर 20 साल के बाद जब पैसा निकालेंगे तो जितना भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे, इवन बीच में भी आप पैसा निकालते हैं तो जितना भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। अदरवाइज जितने भी बाकी के इन्वेस्टमेंट हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट है, जो भी एक रिस्क फ्री डिपॉजिट है, लेकिन उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। कुछ फिक्स डिपॉजिट टैक्स फ्री भी हैं, लेकिन उसके अंदर लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का। तो फिर आप पूछोगे कि पीपीएफ अकाउंट के अंदर भी तो लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। और तीसरा बड़ा बेनिफिट्स ये है कि इसमें आपको टैक्स रिबेट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C। तो 1.5 लाख तक आपको टैक्स रिबेट मिलता है। तो आप पीपीएफ के अंदर भी 1.5 लाख तक एक फाइनेंशियल ईयर में जमा करा सकते हैं और ये पूरे अमाउंट पे आपको टैक्स रिबेट मिलेंगे। तो चलिए अब हम फीचर्स की कर लेते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। तो मैं बता दूं कि कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, पर ध्यान रहे एक समय पे एक ही अकाउंट खोल सकता है। यानी कि अगर आपने एक बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट लिया है तो आप दूसरे बैंक या फिर दूसरे पोस्ट ऑफिस में नहीं खोल सकते हैं। पर हाँ, आप उस अकाउंट को ट्रांसफ़र ज़रूर करा सकते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस से बैंक में हो या बैंक से कोई भी बैंक में हो या फिर पोस्ट ऑफिस में, आप वो आसानी से करा सकते हैं। और दूसरा, अगर आप किसी माइनर के लिए अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो भी आप खोल सकते हैं। इसके अंदर भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन माइनर अकाउंट को ऑपरेट पेरेंट्स ही करते हैं, तो इस बात का भी आप ख्याल रखेंगे। और तीसरी बात, अब एनआरआई पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। बाय चांस आपने एनआरआई स्टेटस होने के पहले अगर पीपीएफ अकाउंट खोल चुके हैं तो आप उसको ऑपरेट ज़रूर कर सकते हैं 15 साल के लिए, उसके बाद आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है, ये अकाउंट कहाँ खोल सकते हैं? तो आप ऑथर बैंक, चाहे प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक, और आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं। पर मैं सजेस्ट करता हूँ आप पीपीएफ अकाउंट वहीं खोलें जहाँ पे आपका अकाउंट हो, ताकि आपको ऑपरेट करने में आसानी हो। अब दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर्स आ जाता है कि आप कितना पैसा डाल सकते हो और वो कैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप मिनिमम 500 रुपये पर फाइनेंशियल ईयर डिपॉजिट करा सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख तक करा सकते हैं। 1.5 लाख के ऊपर अगर आप पैसा डालते हो तो उसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जानने वाली बात यह है कि अगर आपने माइनर अकाउंट खोल रखा है या अपने बच्चे का अकाउंट है जो आप ऑपरेट करते हो, तो दोनों अकाउंट को मिलाकर ही आप 1.5 लाख रुपये पर फाइनेंशियल ईयर इन्वेस्ट करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने अकाउंट में 1.5 लाख रुपये डालेंगे और फिर बच्चे के अकाउंट में 1.5 लाख, नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों अकाउंट को मिलाकर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख का ही बेनिफिट्स ले सकते हैं। हाँ, अब बात आ जाती है कि अब ये पैसा कैसे डाल सकते हैं।
तो आप मंथली SI भी करा सकते हैं। SI मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जो कि आपकी सेविंग्स अकाउंट या सैलरी अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएंगे और आपके PPF में जमा हो जाएंगे। आप कैश भी डिपॉजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं या चेक से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कहने का मतलब है आप कोई भी तरीका कर से आप PPF अकाउंट में पैसा जमा करा सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं और बहुत सारे लोग सोचते भी हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 12 बार ही पैसे डाल सकते हैं, पर मैं बता दूं अभी ऐसा कोई भी नियम नहीं है। आप जितनी बार चाहें आप PPF अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। ये 12 बार जो डिपॉजिट करने वाले नियम थे ये बहुत पहले की है, ये आउटडेटेड है, अभी ये नियम नहीं है। आप चाहे तो हर रोज़ पैसे डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए अब बात करते हैं मैच्योरिटी पीरियड की। ये क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आपको मिनिमम 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 5 साल की लॉक इन है, इसके बाद आप पार्शियल विड्रॉल भी करा सकते हैं। 15 साल बाद अगर आप चाहें तो 5-5 साल करके एक्सटेंड भी करा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो लोग समझ नहीं पाते हैं, ये जो 15 साल का मैच्योरिटी पीरियड है ये 15 साल नहीं है, ये 15 फाइनेंशियल ईयर है, ये ध्यान में ज़रूर रखें। मान लीजिए आप अक्टूबर मंथ में अकाउंट खोल लिए हैं, तो आपका उस साल वाला ईयर काउंट नहीं होगा। लेट्स से आपने 10 अक्टूबर 2019 में इन्वेस्ट किया तो 2019-20 वाला फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट नहीं होगा और आपका जो एक्चुअल पीरियड स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 होगा। हाँ, पर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करा है उसमें आपको इंटरेस्ट ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। आज के डेट में 7.1% के इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, लेकिन ये फ्लक्चुएट होते रहता है। ये जो इंटरेस्ट रेट है एनुअली सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो पिछले 15 साल में मैं कहूँ तो 7.10 से लेकर 9% तक फ्लक्चुएट हुआ है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपको FD से बेटर रिटर्न देगा। और दूसरा, हमने पहले ही ये बात बता दी है कि ये रिस्क फ्री एंड टैक्स फ्री है। अब बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन कैसे होती है। पहली बात तो ये कि ये मंथली पाउंडिंग होता है, ये आपको हर महीने जितना अमाउंट होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। चलिए इंटरेस्ट की बात तो हो गई, अब बात करते हैं अकाउंट में खोलना कैसे है। तो इसके लिए 2 मेथड्स है जनरली। पहला, आपको किसी ऑथराइज्ड बैंक ब्रांच विजिट करना है या फिर आप पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो आइए वो भी जान लेते हैं। PPF अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म A, जो कि PPF अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन होता है, वो जमा करना है, उसको फिल करके जमा करना है। आप एक नॉमिनेशन के भी फॉर्म फिल करके जमा कर देंगे। 2 फोटोग्राफ्स लग जाते हैं और आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी जमा करने होंगे। और दूसरा मेथड है, आप इसको ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। अभी ये सर्विस कुछ बड़े में ऑलरेडी है। आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करके PPF अकाउंट को खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी केवल वहाँ पे बैंक में सबमिटेड है, तो आप इसको वहीं से ऑनलाइन खोल सकते हैं। अब बात आ जाती है कि अगर आपको पैसा की अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ जाती है तो आप पैसा कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो है लोन का ऑप्शन। अगर आपको पैसे की ज़रूरत 3rd फाइनेंशियल ईयर से लेकर 6th फाइनेंशियल ईयर तक है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पैसे की रिक्वायरमेंट 6th ईयर के बाद आती है तो आपको पार्शियल विड्रॉल की भी ऑप्शन मिल जाती है। 7th ईयर ऑनवर्ड्स आप पार्शियल विड्रॉल भी करा सकते हैं। ये भी जान लें कि आप एक फाइनेंशियल में बार ही पार्शियल विड्रॉल करा सकते हैं। चलिए इसके अलावा अब हम PPF के बारे में थोड़ा और जानकारी शेयर करते हैं।
पीपीएफ अकाउंट को किसी भी डेट एंड लायबिलिटी अगेंस्ट अटैच नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आपके ऊपर काफ़ी उधार चढ़ गया है, तो कोर्ट भी ये डायरेक्शन नहीं देगा कि आप पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकाल कर पेमेंट कीजिए। आप क्यों न बैंकरप्सी होने की नौबत आ जाए तो ये पीपीएफ अकाउंट को अटैच नहीं किया जा सकता किसी भी डेट और लायबिलिटी के अगेंस्ट। अब जान लेते हैं बाय चांस मान लीजिए आप पीपीएफ अकाउंट को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा। लेट्स से आप 500 रुपया जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसको एक फाइनेंशियल में जमा करने की, वो आप नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाते हैं। और अगर आप उसको एक्टिव कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं, आपको बस थोड़ी सी पेनल्टी भरनी पड़ती है। मान लीजिए आप एक फाइनेंशियल पैसा जमा नहीं कर पाए तो आपको 550 रुपये जमा करने होंगे, जिसमें से 500 रुपये जो अरियर होती है, जो आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर जमा नहीं की है, वो आपके पीपीएफ अकाउंट में ही जमा हो जाएंगे और 50 रुपये पेनल्टी के रूप में बैंक आपसे वसूली करेंगे। इसी तरह से अगर आप 2 फाइनेंशियल पैसा जमा नहीं करते हैं तो आपको टोटल 1100 देने होंगे। जो 1000 रुपये होंगे वो आपके पीपीएफ अकाउंट में जमा हो जाएंगे और 100 रुपये पेनल्टी के रूप में लिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप जितने भी फाइनेंशियल ईयर आप पैसे जमा नहीं करेंगे तो उस फाइनेंशियल ईयर का जो मिनिमम बैलेंस है, जैसे कि 500 रुपये और 50 रुपये पेनल्टी, तो ये मिलाकर आपको जमा करने होंगे। और मान लीजिए आप पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कराना चाहते हैं, अगर आप मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में आप सिर्फ 2 ही केस में करा सकते हैं। पहली बात कि पीपीएफ अकाउंट 5 साल होनी चाहिए और आप इसको 2 ही कंडीशन में क्लोज करा सकते हैं। पहली, सीरियस इलनेस ऑफ फैमिली मेम्बर्स, अगर वो हो जाती है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगाने होंगे और आप पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करा सकते हैं। और दूसरी होती है हायर एजुकेशन ऑफ अकाउंट होल्डर। इसका मतलब है कि अगर आप खुद हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या फिर अगर आप किसी माइनर के लिए अकाउंट खोल रखे हैं और वो आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस केस में अगर वो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो आप डॉक्यूमेंट लगाकर उसको क्लोज करा सकते हैं। और आप ध्यान रखना होगा कि अगर आप प्री मैच्योर कराते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी लग जाती है। तो मान लीजिए अगर आपको 7% के इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो प्री मैच्योर करने के बाद आपको 6% ही मिलेगा। और दोस्तों, मैं पीपीएफ कैलकुलेटर से एक 1.5 लाख का 1 लाख का 15 साल के लिए एक स्क्रीनशॉट कैलकुलेट करके लगा दिया हूँ, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप 1.5 लाख करके 25 साल तक जमा करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 7.1 रहता है, तो उस केस में आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू बन के आएगा दोस्तों, वो आएगा 1,03,08,015 रुपये का। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।